इस वीडियो में हम DMRC द्वारा 2016 में जेईई पोस्ट के लिए गए एग्ज़ाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 45 ये जनरल एप्टीट्यूड होता है और 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक ये आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो हम सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ब्रांच से रिलेटेड होता है। तो इस लेक्चर में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 to 55। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 46 जो कि नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है इम्पीडेंस जेड इज एज शोन इन फिगर, यानी जो ये फिगर दिया गया है या सर्किट दिया गया है इसका इम्पीडेंस क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पूछा गया है। तो ये जो सर्किट है यह एक म्यूचुअली कपल्ड सर्किट है और इसमें 3 कॉइल्स हैं। एक कॉइल का रिएक्टेंस है 5J, सेकंड कॉइल का है सेल्फ रिएक्टेंस 2J और थर्ड कॉइल का सेल्फ रिएक्टेंस है 2J। और म्यूचुअल रिएक्टेंस दिया हुआ है कॉइल 1 और कॉइल 3 के बीच में म्यूचुअल रिएक्टेंस है 10J और कॉइल सेकंड एंड कॉइल थर्ड इनके बीच भी म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो है आपका 10J। तो कॉइल 1 एंड कॉइल थर्ड इन दोनों के बीच म्यूचुअल रिएक्टेंस है और कॉइल 2 एंड कॉइल 3 इसके बीच भी म्यूचुअल रिएक्टेंस दिया हुआ है, यानी कि ये म्यूचुअली कपल्ड हैं। तो इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा वो आपका पहले तो सेल्फ रिएक्टेंस को ऐड कर लीजिए 5J 2J और ये 2J। तो तीनों कॉइल का जो सेल्फ रिएक्टेंस है इनको ऐड करने के बाद आपको हो जाएगा 5J प्लस 2J प्लस 2J। ये तीनों का सेल्फ रिएक्टेंस है जो कि हो गया आपको 9J। उसके बाद आपका 9J हो गया और फिर म्यूचुअल रिएक्टेंस अगर हम देखें तो पहले अगर हम करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब हम इस कॉइल के पास आते हैं तो इस कॉइल पे कॉइल 3 का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है जो कि 10J है। तो ये देखना होगा कि दोनों में कॉइल 1 और कॉइल 3 इन दोनों में जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो करंट के डायरेक्शन से पता चलेगा। तो इसमें अगर करंट का डायरेक्शन अगर आप देखें तो जो डॉट जहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है तो उसको करंट लीव कर रहा है, यहाँ से डॉट पोजीशन को लीव करेगा। लेकिन यही करंट जब कॉइल 3 के पास आएगा तो यहाँ पे जो डॉट से करंट है वो इंटर करेगा, यानी कि दोनों अपोजिट नेचर का है। इसलिए जो इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों का सेल्फ रिएक्टेंस जोड़ने के बाद आपको 9J आया था तो इस 9J में माइनस 10J हो जाएगा जो कि कॉइल 1 और कॉइल 3 के बीच का म्यूचुअल रिएक्टेंस है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कॉइल 2 भी कॉइल 3 के साथ लिंक कर रहा है। तो देखेंगे कि इन दोनों का जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो कॉइल 2 में जो करंट है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है और कॉइल 3 में भी इंटर कर रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है डॉट टर्मिनल से। तो इसका जो रिएक्टेंस है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 10J ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉइल 3 में अगर आप जाएँ तो कॉइल 3 में अगर देखें तो कॉइल 3 में दो आपका म्यूचुअल रिएक्टेंस है, कॉइल 1 के कारण भी है, कॉइल 2 के कारण भी है। तो कॉइल 1 के कारण अगर हम देखें तो कॉइल 1 के कारण 10J है, तो 10J वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो दोनों में हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो एक में कॉइल 1 में करंट डॉट को लीव कर रहा है और कॉइल 3 में डॉट से इंटर कर रहा है, इसलिए इसका जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो हो गया आपको माइनस 10J। और कॉइल 2 के कारण जो म्यूचुअल रिएक्टेंस होगा वो हो जाएगा आपको प्लस 10J, क्योंकि इन दोनों में कॉइल 2 और कॉइल 3 ये दोनों में जो करंट है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है। तो इस प्रकार से जो नेट इम्पीडेंस है वो आपका हो गया 9J, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 9J। ये जो आंसर दिया गया है जो ग्रीन से है ये DMRC के द्वारा दिया गया आंसर है, आंसर की है वही आंसर है ये। तो इसका राइट आंसर है 9J। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है फॉर हाईएस्ट पावर गेन व्हाट कन्फिग्रेशन इज यूज्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, यानी कि ये पूछा गया है कि हाईएस्ट पावर गेन के लिए कौन सा कन्फिग्रेशन, ट्रांजिस्टर का कौन सा कन्फिग्रेशन है वो यूज़ किया जाता है। तो जो
मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपका करंट गेन भी हाई होता है, करंट गेन भी इसका हाई होता है और इसमें वोल्टेज गेन भी इसका हाई होता है, इसलिए इसका पावर गेन भी हाई होता है। इसलिए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है। साथ ही साथ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें और भी फीचर्स हैं कि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है, जो कि डिजायरेबल फीचर है एम्पलीफिकेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एन ACR हैज़ PN जंक्शंस, यानी कि किसी ACR में कितने PN जंक्शंस होते हैं। तो किसी ACR में 3 PN जंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ACR है यानी जो थारिस्टर है वो 4 लेयर का होता है। उसमें आपका P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है, जो कि अल्टरनेट होते हैं। PN सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये ACR। तो इसमें 3 जंक्शंस होते हैं, J1, J2 और J3। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोल पिच इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज, किसी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो पोल पिच है वो कितना होता है। तो जो पोल पिच है, अगर आप DC मशीन पढ़े होंगे तो जो पोल पिच है वो 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को पोल पिच कहा जाता है, और वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। मशीन है वो कितना भी पोल का मशीन हो तो उसके जो पोल्स होंगे, तो 2 पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही पोल पिच कहलाता है, और ये हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री में अंतर होता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल DC मशीन में होता है थीटा मैकेनिकल इंटू P/2, ये रिलेशन होता है दोनों में। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, जहाँ P आपका नंबर ऑफ पोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following compensator will increase the bandwidth of the system। ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कंपनसेटर जो है वो सिस्टम के बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है। तो DMRC के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत आंसर दिया गया है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फेज लीड। फेज लीड कंपनसेटर जो है वो सिस्टम के बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, यानी कि फेज लीड कंपनसेटर बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। टू इंक्रीज पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बी शुड, यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उसके द्वारा पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए। तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है, जो पावर ट्रांसफ़र है वो उसका एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो होता है आपको V²/X, जो कि रिएक्टेंस है। तो लाइन का रिएक्टेंस है ये। तो पावर ट्रांसफ़र हाई से हाई पावर ट्रांसफ़र होगा अगर जो वोल्टेज लेवल है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। साथ ही साथ जो लाइन का जो रिएक्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रिएक्टेंस जितना कम होगा और वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना हाई होगा उतना ज़्यादा आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 एंड 3 बोथ है, यानी कि इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ रिएक्टेंस लाइन का डिक्रीज होने से भी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए इसका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, ऑप्शन बोथ आंसर 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ए लोड इज गिवन बाई, यानी कि ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है कि किसी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और उस लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एक्सप्रेशन दिया गया है। पूछ रहा है कि द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, लोड के द्वारा कितना एक्टिव पावर कंज्यूम किया जा रहा है या कंज्यूम किया गया उस इंस्टेंट पे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि एक्टिव पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है VI cos phi, जहाँ V RMS वोल्टेज है और I जो है वो RMS करंट है, और इन दोनों के बीच का एंगल है फाई। तो अगर हम देखें तो जो ये वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है
तो वो वोल्टेज में आप देख सकते हैं कि जो अगर किसी कोई रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज पाई बाई सिक्स कहने का मतलब है कि आपका 30 डिग्री से ये वोल्टेज लैग कर रहा है, ये वोल्टेज का हो गया। और करंट जो है वो आपका 90 डिग्री से लैग कर रहा है, यानी कि ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री से करंट जो है वो लैग कर रहा है, यानी ये आपका करंट है, ये गलत हो गया। तो चूँकि जो एक्टिव पावर का जो एक्सप्रेशन है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हमें ज़रूरत होता है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल है यहाँ से इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो वोल्टेज करंट के बीच का जो एंगल है वो हो गया 60 डिग्री। तो अब हम जो फार्मूला होता है एक्टिव पावर का उसमें हम पुट करेंगे VI cos फाई, तो वोल्टेज हो गया, ये तो मैक्सिमम वोल्टेज है 50 जो दिया हुआ है वो तो मैक्सिमम वोल्टेज है, RMS निकालने के लिए 50/√2, और उसके बाद फिर जो करंट है वो आपका 10 मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो 10/√2 आपका RMS हो गया। कॉस वोल्टेज करंट के बीच का जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपको 50 × 10 500, 500/2 हो जाएगा आपको 250, और इसका वैल्यू हो गया 1/2, तो 250/2 125, यानी कि जो एक्टिव पावर लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया है वो होगा आपका 125 वाट। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ड्रॉप इन अल्टरनेटर फ्रिक्वेंसी इज करेक्टेड बाई, यानी कि अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी में अगर ड्रॉप होता है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है किस प्रकार से, तो जो प्राइम मूवर है उसके आउटपुट को इंक्रीज करके, यानी कि जो प्राइम मूवर है तो उसके आउटपुट को इंक्रीज करके अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी में जो ड्रॉप हुआ है उसको करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो आपका होता है एक्चुअली में जो अल्टरनेटर का स्पीड है वो होता है आपका 120 f/p, जहाँ p आपका नंबर ऑफ पोल्स है। तो अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ ड्रॉप किया है तो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर प्राइम मूवर के स्पीड को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो आपका ये फ्रिक्वेंसी जो है वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि जब इसको स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि जो अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी में जो ड्रॉप आया है वो प्राइम मूवर के आउटपुट को, यानी कि उसका स्पीड को इंक्रीज करके कंपनसेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, इन ए गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन becomes 1/2 when the galvanometer is shunted by a 20 ohm resistor, द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज, ये भी मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि कोई गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर अगर ये कोई गैल्वेनोमीटर है और इसके क्रॉस अगर 20 ओम का रेजिस्टेंस अगर शंट कर दिया जाए, पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी कि रिमेनिंग हाफ यहाँ से जो शंट है उसके क्रॉस उसके थ्रू फ्लो करता है। तो पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जबकि ये शंट का रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो चूँकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड ब्रांच है और दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है दोनों ही ब्रांच में, इसका मतलब है कि दोनों ही ब्रांच का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, यानी कि अगर इस शंट का रेजिस्टेंस 20 ओम है तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी 20 ओम ही होगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। DMRC के द्वारा जो आंसर दिया गया है ये रॉन्ग आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इन ए 3-phase हाफ वेव रेक्टिफायर फीडिंग resistive load, if the input source is a 3-phase 4-wire system and line to line voltage is 100 volt, the supply frequency is 400 Hz, the ripple frequency at the output is, यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 3-phase हाफ वेव रेक्टिफायर है जो कि रजिस्टिव लोड को फीड कर रहा है, और ये जो रेक्टिफायर है उसकी सप्लाई 3-phase 4-wire सिस्टम से दी गई है। इनपुट वोल्टेज जो है इसमें लाइन टू लाइन वोल्टेज 100 वोल्ट है और सप्लाई फ्रिक्वेंसी है 400 हर्ट्ज। तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, तो जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है वो होगा आपको m × Fs, यानी जो सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है उसका m टाइम्स। m क्या है? m है आउटपुट में नंबर ऑफ पल्स,
एक साइकिल में आउटपुट में जो नंबर ऑफ पल्स हैं उस उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो जो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें आउटपुट में 3 पल्स होते हैं 1 साइकिल में, एक साइकिल में 3 पल्स होते हैं। तो इसलिए जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आपका जो रिपल फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट है वो हो जाएगा आपको 1200 हर्ट्ज। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका 1200 हर्ट्ज। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।